Hello everyone, welcome to EduChats. So we are meeting after a short break due to some problems, due to some issues. We were not taking class regularly, but today onwards we will take regular classes and we will complete the syllabus as I have already told you. So today we will discuss about क्रिएटिविटी एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये एक टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो भी है यहाँ पे दो टॉपिक्स को मिला करके हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें आपको क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमारा ये लेक्चर नंबर 21 चल रहा है एसएसबी लेक्चरर रिक्रूटमेंट का एज वेल एज यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का। ठीक है, डोंट बी पैनिक, जल्दी में हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना। जो भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कीजिए और जो वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं उसको देखिए, ताकि उसको और कुछ नॉलेज आपको मिल जा सकता है, कुछ नॉलेज आपका ऐड भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज क्रिएटिविटी। देन क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी इज अ गोल डायरेक्टेड थिंकिंग विच इज अनयूजुअल, नॉवेल एंड यूजफुल। ठीक है, क्रिएटिविटी एक गोल ओरिएंटेड थिंकिंग होता है, यानी कि आपका जो कोई भी एक चिंता, आप जो भी सोचते हो उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। जो भी आप सोच रहे हो उसका कुछ ना कुछ वजह होना चाहिए, और जो आप क्रिएट करोगे दैट इज अनयूजुअल, मतलब कि जो पहले कभी नहीं हुआ, और नॉवेल मतलब कि एक नया चीज आप क्रिएट करते हो। क्रिएटिविटी डजंट मीन टू कॉपी अदर्स। दूसरों ने जो किया है अगर उसी को रिपीट करते हो तो फिर वो क्रिएटिविटी नहीं कहलाता है। कुछ नया आपको लाना है, कुछ नया आपको सोचना है, एंड दैट इज यूजफुल। कुछ नया सोच रहे हो लेकिन कोई यूजफुलनेस उसका नहीं है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो भी क्रिएटिविटी नहीं है। Many of such creative thinking becomes so important that they influence the whole human civilization and are called historical creativity। कुछ ऐसे क्रिएशंस हो चुके हैं हमारे दुनिया में हैं, जैसे कि अभी देखिए कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया। कुछ ऐसे क्रिएटिव थिंकिंग किसी के दिमाग में ऐसे आ चुका है या फिर आए हैं जिसके वजह से पूरा का पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन उन पे आभारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाया है और हमारे लिए कुछ नया चीज़ें जो है वो उन्होंने बनाया। इसलिए क्रिएटिविटी का इतना पावर होता है कि एक सिविलाइजेशन को, एक ह्यूमन सिविलाइजेशन को, इंसानियत को वो बदल सकता है। ठीक है, जैसे कि द मोनालिसा पेंटिंग, जो मोनालिसा पेंटिंग आज तक चर्चे में है, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया है जिसका फाइनल आंसर आज तक किसी को नहीं मिला है। द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका भी जो मतलब लॉ बनाया गया है, ये भी एक हिस्टोरिकल क्रिएटिविटी है। लॉज ऑफ मोशन, कौन नहीं जानता है लॉज ऑफ मोशन को? ये भी एक प्रकार का हिस्टोरिकल क्रिएटिविटी है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर सम ऑफ द आइडियाज दैट वर नेवर थॉट बिफोर। जो रिलेटिव थ्योरी हो गया, मोशन थ्योरी हो गया, थर्मोडायनामिक्स लॉ हो गया, या फिर मोनालिसा पेंटिंग हो गया, ऐसे कुछ चीजें क्रिएट किए गए हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं सोचा था, ना पहले सोचा था। तो आज तक ऐसे कुछ चीजें बन गए हैं हमारे दुनिया में जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में फर्स्ट टाइम हुआ है, और इसी के वजह से आज तक हम ये सोचते रहे कि मतलब क्या दिमाग पाया है, क्या सोचा है जो कि किसी ने नहीं सोचा था। It changed the human civilization altogether in a great way in the respective spheres of life। मतलब सभी का अपने अपने फील्ड में कुछ ऐसा उन्होंने मतलब निशान छोड़ दिया है जो कि जिंदगी भर और दुनिया भर में सभी इसको याद रखेंगे। द मोनालिसा हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, मोशन थ्योरी हो गया, रिलेटिविटी थ्योरी हो गया, ये कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो कि दुनिया में पहली बार किया गया है और आज तक वो फेमस है। Although we can accept its existence and importance, it has been a highly difficult task for the researcher to define creativity। हम इसको accept कर रहे हैं as a creative idea, but कभी हम अगर कोशिश करें कि डिफाइन करें what is creativity, then it is a very difficult task to define क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक्चुअल में है क्या, अगर इसको डिफाइन करें, ये बहुत ही बड़ा ओशन होता है। क्रिएटिविटी एक ऐसा लिमिटेशन जिसका एक लिमिटेशन नहीं होता है क्रिएटिविटी का, यानी कि कौन किस चीज को क्रिएट करेगा, किस डायमेंशन में क्रिएट करेगा, इसका कोई भी लिमिट नहीं होता है। यू कैन क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर स्फीयर व्हाट यू कैन डू। ठीक है, क्रिएटिविटी इज डाइवर्जेंट थिंकिंग विच लीड्स टू नॉवेल क्रिएशन। क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, याद रखिएगा। क्रिएटिविटी क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया था 1986 में। ये वर्ड उन्होंने कॉइन किया था, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है थिंकिंग इन वन डायरेक्शन ओनली, यू कैन थिंक ऑफ वन सोल्यूशन ओनली। अगर बताया जाए कि मान लीजिए एग्जाम में पास कैसे करा जाए,
तो आप कहोगे कि सर जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करके रट्टा लगा दें, उसको बार बार रिपीट कर दें और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, थिंकिंग इन वन डायरेक्शन। बट व्हेन यू से डाइवर्जेंट थिंकिंग, यू हैव डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो क्रिएटिविटी क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, थिंकिंग द प्रॉब्लम और सॉल्यूशन इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, तभी जाकर के उसके अंदर क्रिएटिविटी आता है, यानी क्रिएटिंग इन अ डिफरेंट वे, हर टाइम कुछ नया लाता है। जैसे कि मैंने मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में फ्रेशर्स या फिर जो फंक्शन होता है उसका अलग अलग थीम होता है हर साल का, यानी हर साल आप कोशिश करते हो कुछ नया बनाने का। अभी फिलहाल में अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ है तो आपने पंडाल देखा होगा कि पंडाल में भी हर टाइम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाया जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, सोल्यूशन कुछ अलग अलग तरीके से, डिजाइन कुछ अलग अलग तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्रिएटिविटी, राइट। तो अब देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्या क्या होता है क्रिएटिविटी में, ठीक है। क्रिएटिविटी में क्या क्या ऐसे हुनर होते हैं या फिर क्रिएटिविटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको देखेंगे। फर्स्ट इज फ्लुएंसी। देखिए क्रिएटिविटी वो होता है जो कि फ्लुएंटली होता है। द नंबर ऑफ रिलेवेंट आइडियाज शोज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ फिगरल इमेजेस। कैसे कैसे कितने सारे नंबर ऑफ आइडियाज, जैसे कि मैं अगर प्रॉब्लम का सलूशन आपको पूछूं तो आप मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन बता सकते हो, तो वो फ्लुएंटली, ठीक है, बिना रुके आप फ्लुएंटली बता सकते हो ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये वो सॉल्यूशन हो सकता है, ए बी सी डी, कोई बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिलेवेंट आइडियाज, आप कितने सारे रिलेवेंट आइडियाज दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं पूछ रहा हूं आप कुछ भी बता रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, आपको वैलिड एंड रिलेवेंट आइडिया देना है, मैं जो पूछ रहा हूं सोल्यूशन देना है। जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है अगर पूछा जाए तो आप क्या करते हो, अलग अलग तरीके से इसे बताते हो, दैट इज फ्लुएंसी। देन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है? इट इज द इंडिविजुअल एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉट ओनली ए लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्स और आइडिया or solution to a problem but also variety of responses, ideas, solution to a problem। जैसे कि कहा जा सकता है कि आपको अगर पूछा जाए वन लाइनर, आप एक वर्ड में मुझे सॉल्यूशन बताए तो बता सकते हो, अगर मुझे एक सेंटेंस में पूछा जाए तो बता सकते हो, अगर मैं कहूं कि आप इसको डिस्क्राइब करो इसको तो आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो। यानी यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल टू योर आइडियाज। जो भी आप क्रिएट कर रहे हो दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। आप चाहे रिस्पॉन्स दे रहे हो, चाहे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, आपका जो रिस्पॉन्स और आइडियाज होगा तो वो उसका वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सेस मिलना चाहिए अलग अलग तरीके से। चलो ये नहीं हुआ तो कुछ और, ठीक है। देन ओरिजिनलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम अदर्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट आइडियाज शोज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस अनकॉमन यूनिक रिस्पॉन्स। कुछ अलग कोशिश कर रहे हो, कोई भी चीज कॉपी नहीं किया जाएगा। Then elaboration, the number of added ideas demonstrates the subject's ability to develop, elaborate on ideas। elaboration, उसका explanation आपके पास होना चाहिए, जो भी आप मॉडल दे रहे हो, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो क्रिएट किया है वो मुझे अच्छे से नहीं मालूम, बस मैंने क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। देन एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो आपका लैबलिंग होता है, ठीक है, यानी कि जो आपने जो बनाया है उसका एक लेबल होना चाहिए। लेबल का मतलब होता है एक उसका नाम होना चाहिए, उसका एक स्टेज होना चाहिए, ठीक है। यानी कि द डिग्री ऑफ बियॉन्ड लेबलिंग बेस्ड ऑन द आइडिया दैट क्रिएटिविटी रिक्वायर्स एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ थॉट, इट मेजर्स द डिग्री और टाइटल मूव्स बियॉन्ड कॉन्क्रीट लेबलिंग ऑफ द पिक्चर्स ड्रॉन। यानी कि कॉन्क्रीट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने जो क्रिएट कर दिया है बस ये एब्स्ट्रैक्ट है, नहीं, ये कॉन्क्रीट होना चाहिए, दैट शुड बी कॉन्क्रीट एंड दैट शुड बी नेम्ड आफ्टर समथिंग, यानी कि इसका कुछ नाम देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि लेवल ए, लेवल बी, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो उसका एक क्या होना चाहिए, उसका जैसे कि ए लेवल, बी लेवल, ठीक है, सी लेवल, डी लेवल, या फिर आप इसको स्टेज कर दो, स्टेज ऑफ सो एंड सो, स्टेज ऑफ सो एंड सो, ठीक है, उसका कुछ टाइटल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मान लीजिए कोई थ्योरी दे रहा है, थ्योरी का वो अपना नाम दे रहा है, थ्योरी ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, थ्योरी ऑफ मोशन हो गया, ठीक, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, उसका कुछ नाम देना चाहिए, उसका कोई टाइटल होना चाहिए, ठीक है। देन रेजिस्टेंस टू प्रीमैच्योर क्लोजर, यानी कि द डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल ओपननेस बेस्ड ऑन बिलीफ दैट क्रिएटिव behavior requires person to consider a variety of information when processing information and to keep open minded। रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर का मतलब जब आप कुछ क्रिएट करते हो तो उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन भी होंगे, उसमें कुछ बदलाव भी होंगे और इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐड भी होंगे। सो यू शुड बी ओपन टू ऑल द रिस्पॉन्सेस, ऑल द रीइंफोर्समेंट एंड ऑल द फीडबैक्स।
मतलब आपको इसमें जो भी बाद में ऐड करना पड़े यू शुड बी ओपन। ऐसा नहीं है कि मैंने जो क्रिएट कर दिया वो फाइनल है, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। आपको पता है बहुत सारे साइंटिफिक लॉज जो हैं, थ्योरीज जो हैं, उसको मॉडिफाई किए गए हैं टाइम के हिसाब से, तो इट शुड बी मॉडिफाइड, इट शुड बी ओपन फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये सारे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी बाय ग्राहम वॉलस इन 1926। ग्राहम वॉलस में ग्राहम वॉलस जो है उन्होंने 1926 में क्रिएटिविटी के स्टेजेस बताए, क्रिएटिविटी कैसे आता है दिमाग में उसका स्टेज बनाए। तो फर्स्ट स्टेज होता है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। स्टेज ऑफ प्रिपरेशन मतलब ट्रायल पीरियड, अब आप प्रिपेयर कर रहे हो कि कैसे क्रिएट करना है चीज़ों को। ठीक है, देन स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन, इनिशिएशन ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे आप इनक्यूब कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि सोल्यूशन क्या होता है और सोल्यूशन क्या बन सकता है। यहाँ पे इनिशिएट करते हो, स्टार्ट करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करना। देन स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन, और करते करते आपका सडनली इंस्टेंटली सोल्यूशन आपका निकल आता है। ठीक है, स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन, सडनली आपका सोल्यूशन निकल आता है। और यहाँ पे स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन में आप वेरीफाई करते हो, ट्राई आउट करते हो, या तो फिर जरूरत पर आप मॉडिफाई भी करते हो। आई होप इट इज क्लियर। देखिए बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आपको समझना है और वहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एंड कन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एंड कन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, जिसको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 2006 में इसको प्रपोज किया था। ठीक है, तो देखिए दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन द ईयर 2006. Confluence means a proper combination and confluence of the resources are necessary for creativity. यानी कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा, यहाँ पे जो 6 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर जो नेसेसरी रिसोर्सेस हमने लिखा है जहाँ से क्रिएटिविटी शुरू होता है, जहाँ से क्रिएटिविटी आता है, तो इन्होंने कहा इनमें से जो 6 आउट ऑफ 6 यहाँ पे जो 6 क्वालिटीज है, जो 6 रिसोर्सेस हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर दो मिलकर के कंबाइन करेंगे तभी क्रिएटिविटी प्रोड्यूस होता है, ये इन्होंने कहा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्रिएटिविटी रिक्वायर्स मिक्सचर ऑफ और कन्वर्जेंस ऑफ 6 इंटर रिलेटेड रिसोर्सेज एंड दे आर, फर्स्ट है इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस चाहिए आपके क्रिएटिविटी के लिए, इंटेलिजेंट नहीं होगे तो नहीं हो पाएगा। नॉलेज चाहिए, डेफिनेटली नॉलेज। देखिए इंटेलिजेंस और नॉलेज दोनों अलग चीज है। ठीक है, इंटेलिजेंट इज द वे यू बिहेव, you solve a problem, but knowledge is what you get information from others or from resources. Then intellectual skills, again intelligence and intellectual skills are different. You have some skills to produce, you have some skills to for solving problem, right? Then personality, आपका personality वैसा होना चाहिए ताकि आप सभी challenges को accept कर सको। Then motivation, you should be motivated to create something. Then environment, your environment should support फॉर क्रिएटिविटी। आप कुछ कर रहे हो और आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये है 6 रिसोर्सेस। ये तो बहुत सिंपल था कि ये रिसोर्सेस हैं जिसके वजह से हम कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लुएंस थ्योरी का मतलब होता है मिक्सचर या फिर कॉम्बिनेशन या तो कन्वर्जेंस। इसका मतलब क्या है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा इनमें से कोई भी 2 पेयर को अगर हम जोड़ देते हैं तभी क्रिएटिविटी आ सकता है। सिर्फ इंटेलिजेंस होने से नहीं होता है, सिर्फ नॉलेजेबल होने से नहीं होता है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल स्किल होने से नहीं होता है, सिर्फ पर्सनालिटी होने से नहीं होता है, सिर्फ मोटिवेटेड होने से नहीं होता है, और सिर्फ इन्वायरमेंट अच्छे होने से नहीं होता है। इसके लिए 2 चीजें चाहिए, उसमें से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना ही कॉन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए प्लस आपका, मान लीजिए कि आपके पास वैसा पर्सनालिटी होना चाहिए। ठीक है, पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए ताकि आप अगर इन दोनों को मिला दो तो आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपका नॉलेज होना चाहिए प्लस आप में वो मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब समझ में आया कॉन्फ्लुएंस थ्योरी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इनमें से कोई 2 या फिर 2 से ज्यादा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर रिसोर्सेस अगर आप जोड़ देते हो तब आपका क्रिएटिविटी प्रोड्यूस होता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। टॉरेंस ने एक थ्योरी दिया क्रिएटिविटी। ठीक है, टॉरेंस, इसको कहते हैं टॉरेंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। टॉरेंस ने 1966 में और 1974 में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि 6 कंपोनेंट्स होते हैं क्रिएटिविटी के। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है फ्लुएंसी, ये मैंने पहले भी कह दिया, लेकिन याद रखेंगे ये टॉरेंस ने दिया था 1966 और 74 में। इन्होंने कहा फ्लुएंसी होना चाहिए, कोई भी चीज आप क्रिएट करते हो तो यू शुड बी वेरी फ्लुएंट। ठीक है, देन फ्लेक्सिबिलिटी, वो मैंने कह दिया फ्लेक्सिबिलिटी। देन ओरिजिनलिटी, योर आइडिया शुड बी ओरिजिनल। देन एलाबोरेशन, उसका एलाबोरेशन होना चाहिए। देन एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स, टाइटल भी आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। देन रेजिस्टेंस टू प्रीमैच्योर क्लोजर, ये भी होना चाहिए। ये 1966 और 74 में टॉरेंस ने दिया था, इसको
लॉरेंस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी कहा जाता है। अब आते हैं I.A. टेलर थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। टेलर ने 1975 में और एक थ्योरी दिया क्रिएटिविटी के बारे में, और इन्होंने कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए ऐसे स्टेज में आप याद रखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, एग्जाम में भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, ये कह रहे हैं एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी। देखिए एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी यानी कुछ चीजें आप एक्सप्रेस करते हो, यानी कुछ चीजें आप बयां करते हो जो कि अलग होता है, क्रिएटिव होता है कुछ अलग से। जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग हो गया, ठीक है, क्रिएटिव स्लोगन हो गया, उसमें आप क्रिएट करते हो, कुछ एक्सप्रेस करते हो अपने आइडियाज को। देन प्रोडक्टिव और टेक्निकल क्रिएटिविटी, कुछ नया चीज आप बनाते हो, जैसे कि कोई मोटर बना रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होता है। देन इन्वेंटिव क्रिएटिव, इन्वेंशन, कुछ इन्वेंट करते हो आप, कोई नया डिवाइस बनाते हो, कोई नया सोल्यूशन लाते हो, दैट इज इन्वेंटिव क्रिएटिविटी। देन इनोवेटिव क्रिएटिविटी, इन्वेंशन और इनोवेशन जो ऑलरेडी है हम इनोवेट कर रहे हैं, इनमें कुछ बदलाव ला रहे हैं, इनोवेटिव क्रिएटिविटी। देन एमर्जेंट क्रिएटिविटी, जो एमर्जेंट यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कुछ नया आइडिया दिमाग में आ गया, एमर्जेंट, एमर्जिंग फ्रॉम योर आइडियाज। आप कुछ सॉल्व कर रहे थे, मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर रहे थे और आप करते करते खुद का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका आपने बना दिया, दैट इज एमर्जेंट क्रिएटिविटी। क्लियर? अब चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? सिंपली ये होता है कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में आपका जो इंटेलेक्चुअल स्किल से आप किसी प्रॉब्लम को अच्छे से और एफिशिएंटली सॉल्व करते हो, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डेफिनेशन अगर देखें तो थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ पर्सन्स एफर्ट टू रिमूव ऑब्स्टैकल्स इन द वे टू अचीव द गोल इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि ऐसा एक थिंकिंग प्रोसेस जहां पे आप अपने कोशिश से अपने सारे दुविधाओं को, प्रॉब्लम को रिमूव करते हो, ऑब्स्टैकल को रिमूव करते हो, सो दैट यू कैन अचीव द गोल, ताकि आप अपना जो लक्ष्य है वो उसको अचीव कर सकते हो। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, ठीक है। सच अ प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग, इन टेकिंग मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ एज वेल एज इन सॉल्विंग सिंपल रूटीन प्रॉब्लम्स। यानी कि ये एक प्रोसेस है जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जहां पे आप अपने लाइफ के कुछ रूटीन प्रॉब्लम, यानी सिंपल रूटीन प्रॉब्लम यानी डेली लाइफ में जो आप प्रॉब्लम फेस करते हो उसको आप सोल्यूशन देते हो। सम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एल्गोरिथम एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। कुछ ऐसे पॉपुलर मेथड होते हैं जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो है एल्गोरिथम यानी प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा होता है। देन ह्यूरिस्टिक मेथड यानी डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं लाइफ में एक्सपीरियंस से। देन प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग, यानी कि जो प्रॉब्लम दिया जाता है, कभी कभी बच्चे को सिखाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम जब उनको प्रॉब्लम देते हैं, दैट शुड बी मीनिंगफुल, दैट शुड बी क्लियर एंड दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। क्लियर है? देन आता है आपका जॉन ब्रांसफोर्ड एंड बैरी स्टेन थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग 1984। देखिए ब्रांसफोर्ड एंड बैरी स्टेन ने ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी 1984 में दिया था, इन्होंने कहा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो स्टेज वाइज होता है, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कह सकते हो, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। पहले स्टेज में यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को अच्छे से जान लेना, प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देन होता है डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। प्रॉब्लम, ओके, डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करो, रिप्रेजेंट करो कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या और किस ग्रुप के साथ है, या फिर पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है। देन एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रेटेजीज। अब थर्ड स्टेज में इंपॉर्टेंट होता है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। थर्ड में क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देन फोर्थ में आप क्या करोगे? एक्टिंग ऑन द स्ट्रेटेजी, इसी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे अप्लाई करोगे और इसको अप्लाई करके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की कोशिश करोगे। और फिफ्थ स्टेज में आप देखोगे लुकिंग बैक एंड इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ वंस एक्टिविटीज। आपने जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, अब यहाँ पे आप देखोगे कि हाउ मच इफेक्टिव इट वाज, यानी कि कितना इफेक्टिव था और कितना हमारा सोल्यूशन जो है वो हो पाया। ये है आपका लास्ट स्टेज। आई होप इट इज क्लियर। देन अगेन जनरल स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो तो था रॉबर्ट ने जो दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड, वो वहां पे बताया गया था, ब्रांसफोर्ड ने जो कहा था और स्टेन ने जो कहा था। लेकिन यहाँ पे हम जनरल स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस करेंगे, जैसे हम जनरल हमारे लाइफ में
मतलब डेली लाइफ में जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई एंड डिफाइन करते हैं अपने प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या है वो पता करते हैं और डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। देन हम एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम का एनालिसिस यानी कि प्रॉब्लम का हिस्ट्री, ठीक है, प्रॉब्लम का फ्यूचर प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है इसको एनालाइज करते हैं। देन फॉर्मुलेशन ऑफ टेंटेटिव हाइपोथेसिस यानी टेंटेटिव सॉल्यूशन हम पता लगाते हैं। देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इस प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे फिट होता है, इसको टेस्ट करते हैं। देन लास्टली हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, रिजल्ट को, रिजल्ट वेरीफाई करते हैं वेदर इट इज वेरीफाइड, वेदर द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड और नॉट। क्लियर है बात? चलिए, आई होप इट इज क्लियर। देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट था क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो बताए हैं, स्टेप्स होते हैं वो बताए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए आपका, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक लाएं और इसको सोल्यूशन दे दें, ठीक है। चलिए एमसीक्यू पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉमेंट में जरूर बताइएगा आंसर। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग? कन्वर्जेंट थिंकिंग आइडिया किसने दिया था, कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सर फ्रैंकिस गैल्टन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जेपी गिलफोर्ड, ग्राहम वॉलेस। तो चलिए इसका आंसर होगा जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड 1986 में कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लुएंस सिंपली मीन्स, कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन, मिक्सचर, सेपरेशन। बताइएगा जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में, और हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो आपको पता चले कि कब आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्लास। तो कन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर होता है, ठीक है। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिक्सचर, कॉम्बिनेशन, ओके। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी वाज गिवन बाय, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्लुएंस थ्योरी किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जेपी गिलफोर्ड, हार्वर्ड गार्डनर, टॉरेंस, किसने दिया है? ओके, इसका आंसर है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग में 2006 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी? इनमें से कौन सा एक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्रिएटिविटी का? डाइवर्जेंट थिंकिंग, नॉवेल्टी, फ्लुएंसी, सिमिलरिटी। बहुत ही आसान सा सवाल है। सिमिलरिटी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए, नॉवेल्टी नया होना चाहिए, फ्लुएंट भी होना चाहिए, लेकिन सिमिलरिटी में नहीं चलेगा क्योंकि इट शुड बी ओरिजिनल, ठीक है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के स्टेजेस को आप प्रॉपर अरेंजमेंट में रखें। पढ़िए और बताइए, पॉज कर दीजिए, फिर आपको आंसर करने में आसानी होगा, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। पहले तो आप प्रिपेयर करते हो, देन इंक्यूबेट, इसको सोचते हो सोल्यूशन क्या हो सकता है, फिर इल्यूमिनेट, सडनली आपके दिमाग में आ जाता है सोल्यूशन, देन आप इसको वेरीफाई करते हो। आई होप इट इज क्लियर। तो आज का टेक क्या है? गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर टाइम बिकॉज टाइम नेवर वेट्स फॉर यू। टाइम कभी आपके लिए इंतजार नहीं करता है, तो आपका जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए आपके फ्यूचर के लिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन इफ द क्लास seems helpful to you. Thank you everyone.